अच्छा, अब ये वो प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो कि पाकिस्तान आ सकती हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान आ सकती हैं, वो क्यों? अब ये देखें, ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ शिप्स टू पाकिस्तान। अगर हम इसको ओपन करें, ये देखें लिखा हुआ है 57.20 इसकी शिपिंग चार्जेस है फॉर पाकिस्तान। अब ये प्रोडक्ट कितने की है? ऑलमोस्ट $24 की। $24 की प्रोडक्ट है और इसके ऊपर $57 शिपिंग आएगी। तो मतलब इतने की 3-4 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब ये भी क्यों हो रहा है? देखें, इसके दो तरीके हैं। एक मैंने आपको बताया था कि एफबीए होता है, एक एफबीएम होता है। ठीक है, एफबीए तो आप भूल जाए ना कि उस कंट्री से बाहर प्रोडक्ट जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो फुलफिल कौन कर रहा है? अमेजोन। अमेजोन कभी भी बाहर नहीं भेजता। अब ये होता क्या है कि जो लोग एफबीएम कर रहे होते हैं उनके पास एक ऑप्शन होती है सेल ग्लोबली, ग्लोबली बेचने का। वो क्या करते हैं, वो जो एफबीएम कर रहा है वो बंदा, वो चाहे जहां मर्जी उस प्रोडक्ट को भेजे, ये उसकी हेडेक है। उसने क्या करना है, जो शिपिंग कॉस्ट आएगी वो उसने बायर से ले लेनी। समझ गए आप? एफबीए के देखें, एफबीए के मॉडल में अमेजोन प्रोडक्ट को बायर नहीं भेजता। एफबीएम के मॉडल में फुलफिल मर्चेंट खुद करता है। ठीक है, तो उसको अमेजोन अलाउ करता है कि वो ग्लोबली जहां मर्जी उसको प्रोडक्ट को बेचे। लेकिन बात फिर वही है कि अगर इस प्रोडक्ट को किसी ने क्यों लेना है जिसपे 2 टाइम्स ऑफ शिपिंग चार्जेस आ रहे हैं। इन केस कोई ऐसी प्रोडक्ट, ये इसलिए होता है कि इन केस कोई ऐसी प्रोडक्ट किसी को जरूरत है कि जो यहाँ से मिल ही नहीं, अमूमन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मेडिसिन में या ऐसा कुछ, तो बाहर से ही मंगवानी होती, तो फिर बंदा बाय करे। वो भी वो देखना पड़ेगा कि कोई एफबीएम वाला मर्चेंट या सेलर उसको बेच रहा है कि नहीं फॉर पाकिस्तान। ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंस आप समझ लीजिए। अच्छा, अब क्या है कि हमने क्या, अब हमें यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान पे ही करके रिजल्ट चेक करेंगे तो बिल्कुल आपको कोई रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये कि यहाँ पे चंद एक सेलर, कोई 150 अराउंड 150 सेलर ऐसे हैं जो पाकिस्तान भी भेज रहे हैं, और ये तकरीबन इनमें ऑलमोस्ट एफबीएम वाले होंगे। तो हमें यहाँ से कभी भी कोई विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जिस मार्केट प्लेस पे हम कर रहे हैं काम, उसकी, अगर मैं यूएस में कर रहा हूँ तो यूएस की किसी भी सिटी का, जरूरी नहीं न्यूयॉर्क का हो, आप जस्ट गूगल पे लिखें यूएसए पोस्टल कोड्स, आपको डिफरेंट सिटी की पोस्टल कोड आ जाएंगे। ठीक है, आप वहां पे किसी भी सिटी का लें और यहाँ पे आके एंटर करें, इसको अप्लाई करें। आप देखें ऑटोमेटिकली रिजल्ट चेंज हो गए। ठीक है, अब अराउंड 874 सेलर्स आ गए। ठीक है, अब ये एक्चुअल रिजल्ट्स अब आए हैं। अब ये जितने रिजल्ट्स हैं ये सारे वो हैं जो न्यूयॉर्क के, जो सॉरी, जो यूएस के अंदर अंदर शिपिंग वाले हैं। ठीक है, जो जो एफबीए मॉडल पे हैं। समझ लग रही है? तो आपने ये थोड़ा इसमें थोड़ा सा एक है कंफ्यूजन, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अपना इस एड्रेस को चेंज करना है। उसके बाद हम देख रहे थे कैटेगरीज के बारे में। अच्छा, अमेजोन ने हर हर प्रोडक्ट को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जैसा कि अब यहाँ पे अमेजोन की ये, आप अगर आप यहाँ पे ऑल पे क्लिक करें तो ये कैटेगरीज आ रही हैं। उसमें है ये स्किल्स, अमेजोन डिवाइसेस, एक्सप्लोर, फ्रेश, फार्मेसी, वेयर हाउस, अप्लायंसेज, एप्स एंड गेम्स, क्राफ्ट, आर्ट क्राफ्ट, बुक्स। उसके बाद ऑटोमेटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज, बेबी की प्रोडक्ट है, ब्यूटी है, बुक्स, सीडीज, सेलफोन। उसके आगे क्लोथिंग है, उसमें भी आगे डिवीजन है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्डन एंड आउटडोर, गिफ्ट कार्ड्स, होम एंड किचन। ये सारी क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज है। अब हर प्रोडक्ट किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर होती है। ठीक है, अगर मैं सपोज मैं कोई क्लॉथिंग की प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं किस कैटेगरी में आऊंगा? इस वाली क्लॉथिंग में। ठीक है, अगर मैं कोई ब्यूटी की प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ तो मैं ब्यूटी में आऊंगा, या पर्सनल केयर की प्रोडक्ट बेच रहा हूँ मैं पर्सनल केयर में आऊंगा। अच्छा, अमेजोन ने क्या किया कि तमाम प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया है, कैटेगराइज डिवाइड कर दिया है। अब सपोज अगर मैं किसी कैटेगरी को यहाँ से ओपन करूं,
आप यहाँ पे भी क्लिक करें, ये लेफ्ट साइड पे, तो कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद है, अब सपोज मैं किसी को ओपन करता हूँ, हाउस एंड होल्ड। अली अकबर है ये? अली अकबर, हसनैन, हसनैन भी नहीं है यहाँ, और सलमान मलिक। हाँ, अच्छा जी, मैंने कि अब हम क्या करते हैं, कैटेगरीज को थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे मैं ऑल पे आया, शॉप बाय डिपार्टमेंट, यहाँ पे ये डिफरेंट कैटेगरीज आ गई। अब मैं देखता हूँ कि होम एंड किचन, यहाँ पे देखें होम एंड किचन, मैं अगर इस पे क्लिक करूँ, ये देखें मैंने क्या किया है, होम एंड किचन पे क्लिक किया है, होम एंड किचन। ठीक है, उसके बाद ये मेन कैटेगरी आ गई, होम एंड किचन। अब इसके अंदर मजीद सब कैटेगरीज हैं। उसमें देखें किड्स होम स्टोर है, किचन एंड डाइनिंग है, बेडिंग है, बाथ है, फर्नीचर, होम डेकोर, वॉल आर्ट, ये सारी इस होम एंड किचन मेन कैटेगरी की आगे सब कैटेगराइजेशन है। अच्छा, सब पे आ जाते हैं। सपोज हम करते हैं किचन एंड डाइनिंग। अब क्या हुआ कि ये जितनी प्रोडक्ट्स मुझे शो हो रही हैं, ये सारी कहाँ किस से रिलेटेड है, किचन एंड डाइनिंग। ये आपको सारी किचन एंड डाइनिंग की ही प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, या किचन से रिलेटेड होंगी या कोई डाइनिंग से रिलेटेड होंगी। ठीक है, अब इसने क्या, अमेजोन ने मजीद इसको कैटेगराइज कर दिए, किचन एंड डाइनिंग। अब उसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे आ गया होम गार्डन एंड टूल्स। अच्छा, ये कैटेगरी है होम गार्डन एंड टूल्स के नाम पे। ठीक है, अब ये देखिए होम गार्डन एंड टूल्स की मेन कैटेगरी में आए होम गार्डन एंड पेट्स। इसमें आगे सब कैटेगराइजेशन है, अमेजोन होम है, शॉप बाय रूम है, ठीक है, फर्नीचर है, किचन एंड डाइनिंग है, बेड एंड बाथ है, गार्डन एंड आउटडोर है। ठीक है, अगर हम गार्डन एंड आउटडोर में आए, तो अब क्या है जी, ये जितनी, अब गार्डन एंड आउटडोर में भी सब कैटेगराइजेशन आगे। ठीक है, अब देखें, जरूरी नहीं कि किसी मेन कैटेगरी में आगे एक आध एक सब हो। ठीक है, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी जितनी उसको जरूरत होगी। अब मैंने क्या किया, मैं आया होम एंड गार्डन में, उसके बाद मैं आया गार्डन एंड आउटडोर में। गार्डन एंड आउटडोर में आके ये आगे मजीद सब कैटेगराइजेशन है। ठीक है, इसमें प्लांट्स है, फर्नीचर आ गया, सिटिंग आ गया, आउटडोर पावर टूल्स आ गए। ठीक है, अब मैं ये देखता हूँ आउटडोर पावर टूल्स में क्या है, इसके आगे मजीद क्या हो गया, सब कैटेगरीज आ गई। पावर टूल्स में देखें ये सारे टूल्स हैं। ठीक है, मेटल डिटेक्टर है, प्रेशर वॉशर है, बाकी ये जितने भी ये टूल्स आगे मजीद उसने सब कैटेगराइज कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेटल डिटेक्टर में अगर देखते हैं, तो अब ये लास्ट वो सब कैटेगरी थी। अब जितनी प्रोडक्ट्स आएंगी, ठीक है, ये सारी इस मेटल डिटेक्टर की जो कैटेगरी में फॉल कर रही है, ये सारी प्रोडक्ट वो दिखाए। ठीक है, ये कैटेगराइजेशन थोड़ी समझ आई है। अमेजोन, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट करनी है, तो पहले आपने आपने देखना है कि वो किस कैटेगरी में प्रोडक्ट्स लाया करती हैं। जिस कैटेगरी में लाया करती हैं, आप हमेशा किसी ना किसी कैटेगरी में जाके प्रोडक्ट को लिस्ट करें। अच्छा, बताने का मकसद ये था कि कुछ कैटेगरीज अमेजोन पे ऐसी हैं जो गेटेड है। Gated का मतलब, a gated category is a category that has required Amazon approvals for sale. Amazon might require performance check, additional fees and other qualification for certain product and categories. अच्छा, गेटेड कैटेगरीज क्या होती हैं, गेटेड कैटेगरीज ऐसी होती हैं कि अगर अमेजोन कहता है कि अगर आपने ये जो पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, इनके अंदर किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, इनके अंदर किसी प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आपको स्पेशल अप्रूवल चाहिए होगी मेरी, अमेजोन की। वो फिर अमेजोन देखेगा कि इस अप्रूवल के अगेंस्ट उसे क्या चाहिए,
हो सकता है कि अमेजोन कहे जी मुझे यूएसए में, न्यूयॉर्क में फिलहाल लेबोरेटरी है, वहां पे अपनी प्रोडक्ट को टेस्ट कराएं, उसकी सर्टिफिकेशन मुझे दें। ठीक है, वो फिर आपको सर्टिफिकेशन अमेजोन को प्रोवाइड कर, जो भी डॉक्यूमेंट अमेजोन उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट मांगेगा, ठीक है, हमें वो सर्टिफिकेशन उस देनी होगी, फिर जाके अमेजोन हमें अलाउ करेगा। ठीक है, अब आपको मैं अलाउ करता हूँ कि आप इस गेटेड कैटेगरी में आके प्रोडक्ट को सेल करें। ठीक है, अच्छा वो कैटेगरीज गेटेड है कौन कौन सी? लिस्ट ऑफ गेटेड कैटेगरीज ऑटोमेटिव की है, बेबी प्रोडक्ट्स जितनी भी है सारी वो गेटेड है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड सारी गेटेड है, ये आपको मिल जाएंगी, ये फाइल मिल जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं। ब्यूटी की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो गेटेड है, टॉयज एंड गेम, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वो सारी कैटेगरीज हैं। देखें, ये है वो, इसमें मैंने आपको बताया है कि ऑटोमेटिव और बेबी की प्रोडक्ट्स, ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी गेटेड है, उसके बाद पेट्स भी गेटेड है, ब्यूटी एंड हेल्थ भी गेटेड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको और भी मिल जाएंगी, इनके आगे सब कैटेगरीज आ जाएगी। तो ये जितनी लिस्ट है ये कौन सी है? गेटेड कैट। अब गेटेड कैटेगरी की जरूरत क्यों अमेजोन को पड़ी? अब देखें, एक प्रोडक्ट है बेबी की, अब अगर अमेजोन हर किसी को ये अलाउ करे कि आप बेबी की प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, अब बेबी की प्रोडक्ट में सपोज मैं कहता हूँ कि बेबी लोशन है, ठीक है, क्या ये ऐसी प्रोडक्ट है कि हर किसी को अलाउ होना चाहिए कि वो बेचे? अब देखें, ये डायरेक्ट हिट कर रही है बेबी की स्किन को। अब हर बंदा उठ के इसको बेचना शुरू कर दे विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, तो हो सकता है कि वो कोई ऐसी किसी की प्रोडक्ट हो जो हार्मफुल हो बेबी की स्किन के लिए। ठीक है, तो अमेजोन उसके लिए क्या करेगा, सबसे पहले कुछ पर्टिकुलर या जो भी जिस लैब की सर्टिफिकेशन वो मांगेगा, अपनी प्रोडक्ट को पहले जाके उस लैब में टेस्ट करवाना पड़ेगा। अगर तो वहां से क्लियर है तो अमेजोन अलाउ करेगा कि अब आप इसको सेल कर सकते हैं। उससे उससे पहले गेटेड कैटेगरीज में हर बंदा प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोसेस करना है ना, आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं लेनी जो इन कैटेगरीज में लाइक कर रही, फर्स्ट, पहली बात। ठीक है, कभी भी ऐसी प्रोडक्ट को सर्च हंट नहीं करना जो इन कैटेगरीज में लाइक, हाँ, अनटिल अनलेस कि आपका क्लाइंट स्पेशल ये कहे ना। देखिए, आप एज अ वीए अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि इस यहाँ पे रह के किसी प्रोडक्ट को अनगेट करवाना। अगर आपका क्लाइंट वहां पे यूएसए का है, ठीक है, वो कहता है कि ये अनगेट मैं, ये मेरी हेडेक है, ठीक है, मैं करवा लूंगा, आप मुझे जस्ट प्रोडक्ट ढूंढ के दें, तो ठीक। अगर वो नहीं कर सकता या हम पे डालता है तो हम तो ये पॉसिबल नहीं है कि वहां से लेबोरेटरीज के टेस्ट करवाएं और उसकी प्रोडक्ट के या जो उसको अनगेट करवाएं। ठीक है, तो इसीलिए आपने इस इन इन लिस्ट इन कैटेगरीज को अवॉइड करना है ड्यूरिंग प्रोडक्ट हंटिंग। अगर कोई ब्रांड ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, जैसे बेबी फ्लॉसन और सभी तो ऑलरेडी है, वो हम यूज कर सकते हैं। देखें, वो होलसेल का मॉडल है, अभी हम प्राइवेट लेवल का रहे हैं। प्राइवेट लेवल में तो किसी ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे ना, हम अपनी प्रोडक्ट बेचेंगे। ठीक है, तो प्राइवेट लेवल में आपने इन कैटेगरीज को अवॉइड करना है। उसके बाद आपने कौन सी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है? प्रोडक्ट्स टू अवॉइड: ओवर साइज प्रोडक्ट, इजिली ब्रेकेबल, हैजमेट विच कैन कैच फायर इजिली, ठीक है, लिथियम की बैटरीज जिनमें होती हैं उन प्रोडक्ट्स को, मल्टीपल वेरिएशंस को, वेपन रिलेटेड प्रोडक्ट को और पेटेंट को। ओवर साइज प्रोडक्ट को आपने क्यों अवॉइड करना है? जी, जितनी आपकी प्रोडक्ट ओवर साइज होगी उतनी अमेजोन की फीसें ज्यादा होंगी। अमेजोन की अगर फीसें ज्यादा होगी तो उतना ही आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बात, इजिली ब्रेकेबल प्रोडक्ट इसलिए आपने नहीं देखनी कि हमने सोर्स करनी होती है चाइना से, वो प्रोडक्ट्स आनी होती हैं, कभी बाय एयर भी आती हैं, बाय सी भी आती हैं, तो उनके टूटने का खदशा ज्यादा होता है। ठीक है, आप खुद तो है, ऐसा है नहीं कि खुद अपनी गाड़ी में उसको देने जा रहे हैं अमेजोन के वेयर हाउस, वो शिप्स में आती हैं प्रोडक्ट, तो वो किस तरह आती हैं ये शायद आप सबको पता है। तो उसमें प्रोडक्ट के ब्रेक होने का ज्यादा चांसेस है अगर वो इजिली ब्रेकेबल ऐसी को प्रोडक्ट है। हैजमेट विच कैन कैच फायर इजिली, इसका भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। वो ऐसी प्रोडक्ट है जो जिसको स्पेशल केयर चाहिए। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो
कैच फायर जल्दी कैच कर लेती है। लेकिन अब जो शिपिंग कंपनी है जो चाइना से यूएसए में या यूके में आपकी प्रोडक्ट लेके जा रही है, उनको तो नहीं पता इस डब्बे में क्या है। अब उसकी प्रिकॉशंस भी उनको नहीं पता, उसकी स्पेशल केयर भी उनको नहीं पता। उन्होंने उसको एक जनरल प्रोडक्ट के तौर पे यूज करना है। तो हो सकता है कि वो आपको भी नुकसान दे और दूसरी प्रोडक्ट्स को भी नुकसान दे, सोर्सिंग में मसला आ जाए। ठीक है, ये आपके लिए। और लिथियम बैटरीज, उनमें भी यही मसला होता है बैटरीज की प्रोडक्ट में, मल्टीपल वेरिएशन। अच्छा बताएं, वेरिएशन क्या होता है? किसी प्रोडक्ट में किसी प्रोडक्ट की मल्टीपल वेरिएशन होना, क्या मतलब है इसका? वेरिएशंस होते हैं डिफरेंट। वेरिएशन की कितनी टाइप है? साइजेस, साइज की वेरिएशन हो सकती है, कलर की वेरिएशन हो सकती है, उसके बाद शेप की वेरिएशन हो सकती है, कई हो सकती हैं। एज पर ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। सपोज अगर हम क्लॉथिंग में आए तो क्लॉथिंग में कितने टाइप्स ऑफ की वेरिएशन है? सबसे पहले साइज की आएगी, उसके बाद कलर्स की आएगी, ये मेन वेरिएशन। अब मैंने ये क्यों कहा है कि मल्टीपल वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। सबसे पहले इसमें कौन सी आती है? क्लोथिंग की प्रोडक्ट्स। वो हम अवॉइड क्यों करते हैं? आप देखें, अगर हम कोई ऐसी प्रोडक्ट को हंड करके बैठ गए हैं जिसकी मल्टीपल वेरिएशंस अमेजोन पे बिक रही हैं, मतलब है कि कोई शर्ट्स है, टी शर्ट है। अब टी शर्ट की वेरिएशन है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, 3 ये। सपोज मैं कर लेता हूँ रेड, ब्लू और ग्रीन, 3 कलर भी हैं। ये कितनी प्रोडक्ट्स हो गई? ये 6 नहीं है, उससे भी ज्यादा है। हाँ, एक वेरिएशन अगर रेड में स्मॉल, मीडियम, लार्ज है, कितनी? 27। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं ऐसी प्रोडक्ट ढूंढूं जिसकी कोई वेरिएशन नहीं, वो सिंगल प्रोडक्ट है, तो उसको जब मैंने सोर्स करना है तो सपोज मुझे चाहिए $500 सोर्सिंग के। मैं अगर मल्टीपल वेरिएशन की प्रोडक्ट को सोर्स करूं तो मुझे वो 500 नहीं, वो कम से कम 3, वो 500 3000 पे चले जाएंगे। तो मेरी इन्वेस्टमेंट क्या होगी? डबल से भी ऊपर चली जाएगी, 4 टाइम अप हो जाएगी। इस वजह से अवॉइड कर किया जाता है कि अगर आपने पहले देखना है कि हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट या मेरे क्लाइंट की या मेरी इन्वेस्टमेंट इतनी है कि हम मल्टीपल वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को भी सोर्स कर सकते हैं, तो ठीक। अगर नहीं है तो जस्ट सिंगल प्रोडक्ट पे लाए करें। ठीक है, अगर आप वेरिएशन, ऑब्वियसली बात, अगर आप वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को कर रहे हैं तो हर वेरिएशन के आपको, अगर आप 100 पीसेस ले रहे हैं, हर वेरिएशन के लेने पड़ेंगे। ऐसे ही है ना, कहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट के 500 पीस लेने थे, अब मैं कहाँ पे एक प्रोडक्ट के 3000 पीसेस ले रहा हूँ, डिफरेंट वेरिएशन। इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 4 टाइम आप हो गई, तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो ठीक, नहीं है तो इस तरह की प्रोडक्ट से हम अवॉइड करते हैं। वेपन रिलेटेड, आपको वेपन वैसे भी इस तरह की प्रोडक्ट बहुत मुश्किल अमेजोन अलाउ करता है। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट वैसे किसी को आइडिया है पेटेंट? अच्छा, पेटेंट क्या होता है मुझे ये बताएं कि आपने कोई देखा हो कि जिस तरह पेप्सी है, इसी तरह की सेम, इसी नाम से, इसी डिजाइन से कोई प्रोडक्ट बिकी हो आज तक, वो क्यों नहीं बिकती? वो क्यों है? क्योंकि पेप्सी ने ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी प्रोडक्ट को, अपने लोगों को, अपने नाम को पेटेंट करवाया हुआ है। ठीक है, तो हमने जब प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो हमने ऐसी प्रोडक्ट से अवॉइड करना है जो ऑलरेडी किसी सेलर ने, किसी कंपनी ने, किसी ब्रांड ने पेटेंट तो नहीं करवाई हुई। क्योंकि अगर हम देखें, हम शुरू में हमें नहीं पता लगता, सपोज हम प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं, प्रोडक्ट सोर्स कर लेते हैं, प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचवा देते हैं, हम सेलिंग शुरू कर देते हैं। अब सेलिंग के सपोज 1 महीने बाद उस ब्रांड को पता लग जाए कि ये मेरी प्रोडक्ट विदाउट माई परमिशन बेच रहा है, तो वो फौरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन का केस करेगा। अमेजोन क्या करेगा? आपका अकाउंट बैन करके आपके अकाउंट में जितने बैलेंस होगा वो सारा उठा के उसके अकाउंट में दे देगा। ठीक है, तो वो 6 माह बाद अगर पता लगे जी ये तो पेटेंट थी, तो ये सारा काम खत्म, खराब हो गया। उससे पहले ही हमने देखना है कि प्रोडक्ट ऐसी ना हो जो पेटेंट हो। ठीक है, पेटेंट, जैसे मैंने आपको बताया, पेटेंट, a patent, a product patent provide exclusive right to prevent third parties for making, using, offering for अच्छा, ये पेटेंट, जो पेटेंट बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, इन्होंने पिछले जो जहां से, जिस फैक्ट्री से बना रहे उनको भी रिस्ट्रिक्ट किया होता है।
कि अगर आपके पास कोई और बंदा आए तो मेरी प्रोडक्ट आप आगे नहीं भेज सकते, ये उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना। अच्छा, पेटेंट कितनी टाइप्स के होते हैं? पेटेंट होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है यूटिलिटी पेटेंट, एक डिजाइन पेटेंट। डिजाइन पेटेंट तो अपने नाम से ही वाजे है, ठीक है, कि जिस तरह अब कोका कोला का वो जो वो है फॉन्ट है, वो पेटेंट है। कोका कोला शायद कोई बना ले, लेकिन वो फॉन्ट यूज नहीं कोई कर सकता, ठीक है। एक तो होता है, कुछ पेटेंट होते हैं जो बिल्कुल एज इट इज पेटेंट होते हैं। कुछ होते हैं कि अगर इस तरह का कोई नजर भी आ रहा है ना, कुछ फर्स्ट लुक में लग रहा है कि यार शायद कोका कोला है, लेकिन वो है नहीं, तो वो भी कंपनी अलाउ नहीं करती, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिजाइन पेटेंट। यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज अबाउट यूजेज दैट हाउ इट विल यूज। कुछ प्रोडक्ट्स, अब देखें 100 में से शायद कोई 1-2 प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं, 1-2 बस, जिनके यूज के ऊपर पेटेंट आया होता है। सपोज यूज के ऊपर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ग्लास इज यूज फॉर लिक्विड इनटेक। ग्लास किस लिए यूज होता है? लिक्विड इनटेक के लिए यूज होता है ना। तो इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिनके उनके यूज के ऊपर वो पेटेंट लगवा लेते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने इन्वेंट की है। ये ज्यादातर वो होती हैं जो लोग कोई सदियों में लोग कोई ऐसी प्रोडक्ट इन्वेंट कर लेते हैं शुरू में, जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो उसको पेटेंट करवा लेंगे। एक तो उसका डिजाइन पेटेंट करवा लेंगे, ठीक है, एक उसकी यूजेज पेटेंट करवा लेंगे। अब होगा क्या कि वाहिद पूरी दुनिया में उसके अलावा वो प्रोडक्ट कोई सेल नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर कोई करेगा भी तो उसकी परमिशन से या उसकी ऑथराइजेशन से। ये 2 तरीके की पेटेंट होते हैं। उसके बाद आए यहाँ पे, अभी तक कोई कंफ्यूजन आया तो बताएं। पेटेंट का मतलब जिस तरह सिंपल मतलब ये है कि गवर्नमेंट में जब मैं कोई प्रोडक्ट या मेरा कोई ब्रांड है ना, जब मैं कोई अपने नाम पे ब्रांड रजिस्टर करवा लूं कहीं पे भी, चाहे पाकिस्तान में, तो क्या कोई दूसरा बंदा उस ब्रांड उस नाम से रजिस्टर करवा पाएगा? नहीं ना करवा पाएगा, क्योंकि वो उसको कहेंगे कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इसी तरह प्रोडक्ट की नाम या डिजाइन या लोगो, इसको रजिस्टर करवाने को हम पेटेंट कहते हैं। जिस कंपनी ने इनको पेटेंट करवाया हुआ है वो उन्हीं वो यूज कर सकते हैं, दूसरा कोई उसको यूज नहीं कर सकता, ठीक हो गया। हत्ता के कोक की जो बोतल है, आप जस्ट बोतल का डिजाइन भी देखें तो वो भी आज तक कोई नहीं बना, किसी ने नहीं बनाया। क्यों? उन्होंने हर चीज उसकी पेटेंट करवाई हुई, ताकि कहीं पड़ी ये ना लगे, दूर से भी ये ना लगे कि ये कोक की बोतल पड़ी हो, चाहे उसके ऊपर ब्रांडिंग किसी और की है, लेकिन बोतल का डिजाइन ये ना बताए कि इस किसकी है, ठीक है। यहां तक पेटेंट होता है। अच्छा जी, अब ये मेन जो प्रोडक्ट हंटिंग है ना हमारी, ये है जी प्रोडक्ट हंटिंग का एक क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। ये क्राइटेरिया आप पहले सुन ले कि ना अमेजोन हमें बताता है, या अमेजोन किसी को भी ये अपने बारे में नहीं बताता कि अगर आपने अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट देखनी है तो ये उसका क्राइटेरिया है, नहीं। ये जस्ट लोगों के बनाए हुए क्राइटेरिया, ठीक है। ये डिफर भी कर सकते हैं, मेरा ये है, आपका कुछ और होगा, बाहर मार्केट में जो लोग काम कर रहे हैं शायद उनका क्राइटेरिया कुछ और हो। ये कल को आपको कोई क्लाइंट मिलता है, ठीक है, कि मुझे प्रोडक्ट हंट करके दे, हो सकता है कि वो अपना क्राइटेरिया आपको दे दे कि यार मेरा ये प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट मुझे आपने प्रोडक्ट देनी है, ठीक हो गया। अच्छा, ये क्राइटेरिया सुन ले पहले, सुने भी और ये समझना भी है आपने। पॉइंट नंबर 1 को आप जरा अभी इग्नोर करें, पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर नजर आ रहा है सबको? पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? रिव्यूज। 3 sellers having less than 400 reviews in top 10। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने जब भी किसी प्रोडक्ट का एनालिसिस शुरू करना है ना, हमने उसकी टॉप 10 की लिस्टिंग को देखना है। कितनी? जो टॉप, अब फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट अमेजोन के फर्स्ट पेज पे ऑलमोस्ट 50 प्रोडक्ट्स होती है, 50 लिस्टिंग शो हो रही होती है। हमने जस्ट जब भी एनालिसिस करना है तो हमने टॉप 10 के अगेंस्ट एनालिसिस करना, ये याद रखिएगा। अब ये क्राइटेरिया कह रहा है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसके टॉप 10 में, जिसके टॉप 10 में कम से कम 3 सेलर ऐसे हों जिनके रिव्यूज 400 से कम हों।
नहीं समझ लगी तो बताएं। अच्छा, अब ये क्राइटेरिया क्या कह रहा है? ये क्राइटेरिया कह रहा है कि मैंने जो प्रोडक्ट चूज करनी है ना, वो इन फिल्टर्स को लगा के चूज करनी है। पहला फिल्टर वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आपने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है, ठीक है, जिसके टॉप 10 जो सेलर्स हैं, टॉप 10 सेलर, उनमें कम से कम 3 सेलर ऐसे हों जिनके रिव्यूज क्या हों, 400 से कम, 400 या 400 से कम हो। बाकी 7 जो चाहे उनके 5-5 हजार हो, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं। लेकिन हमने ये देखना है कि क्या टॉप 10 में 3 ऐसे लोग हैं जो कम रिव्यूज के साथ भी टॉप 10 में आए हुए हैं। इसका मकसद ये है। आप समझ लगी है? इसका क्यों रिव्यूज का हम देखते हैं? सबसे मेन चीज ही रिव्यूज है, ठीक है। कम रिव्यूज के साथ भी अगर कोई बंदा अच्छी सेलिंग कर रहा है, कम रिव्यूज के साथ कोई बंदा अपनी प्रोडक्ट को बेच पा रहा है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट में इतना पोटेंशियल है कि लोग कम रिव्यूज होने के बावजूद इसकी प्रोडक्ट इससे बाय कर रहे हैं। अब कुछ समझ लगी है? तो हमने क्या देखना है कि अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कुछ 2 या 3 या 4 या 5, जितने भी, मिनिमम 3, ठीक है, 3 या 3 से ऊपर कुछ ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कम रिव्यूज वाले लोग भी सरवाइव कर रहे हैं। पहली चीज, अगर तो कर, अब देखें, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिसमें 10 के 10 लोगों के हाई रिव्यूज होते हैं, क्योंकि उसका ये नहीं है कि उसमें लोग नए आ नहीं रहे, लोग नए आते हैं लेकिन अपनी जगह नहीं बना पाते, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसी है जिसको हाई रिव्यूज चाहिए। तो हाई रिव्यूज का तो हम कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो हम वो वाली प्रोडक्ट देखते हैं जिनमें चले 10 नहीं, 5 भी नहीं, कम से कम 3 तो ऐसे हो ना, 3 लोग ऐसे हों जो कम रिव्यूज के साथ भी क्या कर रहे हो, टॉप 10 में लाए कर रहे हो। मतलब टॉप 10 में लाए करने का मतलब अच्छी सेलिंग, कम रिव्यूज के साथ भी अच्छी सेलिंग कर। इसका मतलब ये है कि जब मैंने कल को एंट्री करनी है इस प्रोडक्ट में, तो मेरे तो रिव्यूज होने नहीं है, या होंगे भी ना होने के बराबर 5, 10, 15, तो क्या मेरी भी जगह बन सकेगी यहाँ पे? ऐसी प्रोडक्ट तो नहीं है कि बाय रिव्यूज बगैर, जिसके अच्छे रिव्यूज हैं उससे लेता है, कम रिव्यूज वाले से प्रोडक्ट लेता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर तो मेरी ना ही बिकी ना, फिर तो नहीं बिकनी कभी भी। तो हमने पहली चीज ये देखनी है, क्या इस प्रोडक्ट में ऐसा पोटेंशियल है कि कम रिव्यूज के बावजूद भी अच्छी सेलिंग हो रही है, एक चीज, ठीक है। सेकंड आपने चीज देखनी है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? और प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू माइनस सिर्फ कॉस्ट प्रोडक्ट की। इन शॉर्ट ये है कि आपका जो रेवेन्यू होता है उसमें से अगर आप जितना भी आपका एक्सपेंस आ चुका है, उसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी, उसमें लेबर कॉस्ट होगी, पैकिंग कॉस्ट जो भी है, उन सबको माइनस करने के बाद जो आपको बचता है वो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। अभी हमने देखना रेवेन्यू। हमें नहीं पता कि हर ये लोग कितना कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि हर एक बंदे की सोर्सिंग अपनी है। किसी ने $5 वाली प्रोडक्ट 3 में खरीदी हुई है, किसी ने 2.5 में खरीदी हुई है, किसी ने 2 में खरीदी है, किसी ने हो सकता है 4 में खरीदी हो। हमने रेवेन्यू को देखना है। अब हमने ये देखना है कि जो टॉप 10 है, टॉप 10 में कम से कम 5 बंदे ऐसे हों जो $7,000 से ज्यादा जिनका मंथली रेवेन्यू। टॉप 10 में कम से कम 5 सेलर ऐसे हों जिनका रेवेन्यू क्या हो, $7,000 से ज्यादा हो। उसकी उसकी वजह क्या है? अब देखें, मैं ये ज्यूम कर लेता हूं कि मैंने ऐसी प्रोडक्ट देख ली जिसमें हर बंदा टॉप 10 पे कुछ 4,000 कमा रहा है, कुछ 3,000 कमा रहा है, कुछ 5,000 कमा रहा है, कुछ 7,000 कमा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें 7,000 से ऊपर का पोटेंशियल नहीं है। मैं जितनी भी जान लगा लूंगा ना, 7,000 से ऊपर मैं नहीं जा सकता। ऐसे ही है, यही मतलब है ना। अब देखें, एक सबसे टॉप सेलर क्या है, टॉप 10 में सबसे ज्यादा जो जिसकी प्रोडक्ट बिक रही है उसका मंथली रेवेन्यू 7,000। तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रोडक्ट का टोटल पोटेंशियल कितना है, 7,000। इससे ऊपर शायद जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि कम से कम 5 लोग ऐसे हों जिनका रेवेन्यू 7,000 से ऊपर ऊपर हो, क्योंकि यूएसए में काम करने के लिए कुछ 7-8 हजार मंथली रेवेन्यू होगा, तो जाके अगर उसका 20% भी हम निकालें तो कुछ कितना बनेगा 7,000 का,
जितना भी 7,000 का 20%, 1400, मतलब 1,000-1,200 हम कमा पाएंगे। अगर प्रोडक्ट का पोटेंशियल ही क्या है, वो कमा के क्या दे रही है 5,000, तो क्या कमाएंगे उसमें से एक्सपेंस निकाल के $500। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट अच्छी खासी बिकने वाली हो, रेवेन्यू जनरेट करती हो। ठीक है, कम से कम 7,000 तो करती हो। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरी चीज हमने ये देखनी कि उसकी एवरेज प्राइस क्या हो 12 से लेके 40 तक। 12 से कम वाली भी नहीं करनी, 40 से ज्यादा वाली, क्योंकि जिस तरह से कम करते जाएंगे प्रोडक्ट छोटी होती जाएगी, छोटी प्रोडक्ट में प्रॉफिट रेशियो कम होता जाएगा। ये नहीं है कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन एक आइडियल एवरेज प्राइस ये है। ठीक है, 12 से ऊपर, 40 से ऊपर अगर आप जाएंगे तो वो प्रोडक्ट, 40 से ऊपर का मतलब प्रोडक्ट एक तो महंगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा, प्रोडक्ट बड़ी होगी तो उसकी फीसेस ज्यादा होगी, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट आपकी डबल से ट्रिपल हो जाती है। ठीक है, आइडियल प्राइस यही रेंज देखी है 12, 15, 20, 25, 30 इतनी। ठीक है, तो आपने प्राइस रेंज ये देखनी है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, नो मोर देन 2,000। अब कंपीटिंग प्रोडक्ट्स क्या होता है, ये देखिए मैंने अमेजोन पे आके अगर कोई प्रोडक्ट लिखी है, आपके नाम, आपके जहन में कोई प्रोडक्ट का नाम है, कौन सा राउटर, वाईफाई, अच्छा ये मैंने वाईफाई राउटर सर्च कर लिया। अब ये अमेजोन हमें बता रहा है कि ये जो आपने कीवर्ड सर्च किया है ना, इसके अगेंस्ट 1,000 बंदा मेरे पास ऑलरेडी इसको सेल कर रहा है। कितना, इसको हम कहते हैं कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमने यूएसए में किसी प्रोडक्ट को हंट करना है तो उसके कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 2,000 से ज्यादा ना हो। कंपीटिंग प्रोडक्ट शो करते हैं उसको, कंपटीशन को। हमारा कंपटीशन किसके साथ है, इन 1,000 लोगों के साथ है ना। अगर वाईफाई राउटर में मेरे अलावा कितने लोग बेच रहे हैं, 1,000, इसका मतलब मेरा मुकाबला किनके साथ है, 1,000 लोगों के साथ। मैं 1,000 लोगों से भी मुकाबला कर सकता हूँ, 1,500 से भी कर सकता हूँ, 2,000 से भी इजिली है। लेकिन जैसे ही 2,000 से काम ऊपर जाता जाएगा वो मेरे लिए मुश्किल हो जानी, उनको compete करना मुश्किल हो जाना। ठीक है, उसको compete करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा इन लोगों को compete करने के लिए, तो बजट फिर आउट ऑफ रेंज चला गया। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि नो मोर देन 2,000, अंडर 2,000 है तो इसका मतलब है कि हम इन्हें मीट कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज के थ्रू हम इनको कर लेंगे, हम इनको compete कर लेंगे। अब सपोज मैं ये देखता हूं, आप देखें एक प्रोडक्ट है गार्लिक प्रेस, इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं 626। अभी भाई ने बताया वाईफाई राउटर, उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ही 1,000। अब बताएं कि उसको compete करना ज्यादा इजी है कि इसको ज्यादा इजी। ठीक है, हमने ये सारी चीजें, ये जितने फिल्टर्स है ना, कि हमने एट अ टाइम देखने हैं, ये याद रखें, एट अ टाइम देखना है इन चीजों को। उसके रिव्यूज भी एट अ टाइम देखने हैं। अच्छा, अगर रिव्यूज अच्छे हैं तो फिर रेवेन्यू भी अच्छा होना चाहिए। अगर रेवेन्यू अच्छा है, प्राइस भी ठीक है, प्राइस ठीक है तो क्या कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी ठीक है कि नहीं। ये नहीं देखना कि रिव्यूज ओके, लो जी प्रोडक्ट सिलेक्ट होगी, रेवेन्यू ठीक है प्रोडक्ट सिलेक्ट होगी। अब देखें अगर रिव्यूज में भी हमने देख लिया और हमने रेवेन्यू में भी उसको देख लिया, अब आके देखा कि इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 5,000 आ रही, तो उस प्रोडक्ट का हमें तो कोई फायदा ना हुआ। ठीक है, क्योंकि जब हम इन 5,000 लोगों को compete ही नहीं कर सकते तो हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके क्या फायदा, क्या करना है, उल्टा नुकसान ही होना है। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया क्या है कि हर हर फिल्टर से आपकी प्रोडक्ट गुजरेगी तब जाके फाइनल होगी। ठीक हो गया। अच्छा, 6 नंबर पे क्या है, सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10,000 एग्जैक्ट। सर्च वॉल्यूम क्या होता है, जो लोग सर्च करेंगे। अच्छा बिल्कुल ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट ऐसी हो कि पूरे यूएसए में, यूएसए जिस मार्केट में भी आप कर रहे हैं, अभी ये यूएसए का क्राइटेरिया, पूरे यूएसए में कम से कम इस प्रोडक्ट को सर्च करने वाले लोग 10,000 होने चाहिए।
अब मेरी बात सुने, प्रोडक्ट को सर्च वॉल्यूम क्या चीज देखता है, क्या बताता है हमें, इसकी डिमांड कितनी है, ठीक है, लेने वाले कितने हैं, 10,000, सपोज मैं ये कर लेता हूँ, मैंने देखा कि लेने वाले 10,000 हैं, आगे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स 5,000 है, तो पर बंदे की सेल में आए भी तो कितने आएंगे, 2 यूनिट, तो क्या कमाएंगे उसमें से? मतलब है कि बेचने वाले, लेने वाले भी इतने ही हैं, तकरीबन आगे बेचने वाले भी इतने ही हैं, तो कोई कुछ ना हुआ ना फिर। हमें वो चाहिए कि लेने वाले बहुत ज्यादा हों और बेचने वाले बहुत कम हों, तब जाके हम भी को अच्छा देखें, हमारे अलावा भी तो लोग बेच रहे हैं उसको, और कई के रिव्यूज से बेच रहे हैं, और उनको बेचते भी साल साल हो गए हैं, तो उनकी प्रोफाइल इस तरह स्ट्रांग होगी, लिस्टिंग स्ट्रांग होगी, हमारी तो नहीं होगी। तो हमने ये देखना है कि उसमें ज्यादा चांस बनता हो, डिमांड हाई हो, कंपटीशन लो। अब सर्च वॉल्यूम हमें बताता है कि इस प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। सर्च वॉल्यूम मिनिमम 10,000 इसका सर्च वॉल्यूम हो उस प्रोडक्ट का, मैक्सिमम लाखों में भी होता है, जितना मर्जी हो वो उतना ही अच्छा है, ठीक है, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए, 10,000। Amazon एज अ सेलर, नो मोर देन 3 टाइम। अच्छा होता क्या है कि अभी तक तो खैर ऐसे ही हो रहा है, होता ही है कि Amazon को कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो Amazon देखता है कि यार इनकी सेलिंग बहुत अच्छी है, इनकी सेलिंग भी अच्छी है और इनका प्रॉफिट रेशियो भी अच्छा है, वो क्या करता है, उन प्रोडक्ट को खुद बेचना शुरू कर देता है। क्या करता है, उन प्रोडक्ट को खुद बेचना शुरू कर देता है। अब देखें, जहां पे Amazon खुद होगा, आम सेलर्स का मुकाबला कर सकेगा, कभी भी नहीं हम लोग कर सकेंगे। तो ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जिसमें Amazon हो, टॉप 10 की बात कर, ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जिसमें Amazon खुद सेल कर रहा है, क्योंकि उसका मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ब्रांड डोमिनेशन, ब्रांड डोमिनेशन होता ही है कि एक ब्रांड, टॉप 10 में मैंने देखा कि यार एक ब्रांड ऐसा है जो मैक्सिमम सेल तो वही लेके जा रहा है। अब सपोज मैं ये करता हूँ कि टॉप 10 है ना, तो मैंने देखा कि टॉप 10 में एक ब्रांड ऐसा है जो मंथली 2,000 यूनिट बेच रहा है, बाकी जितने 9 है, कोई 200, कोई 250, कोई 300, कोई 200, कोई 250, कोई 300। अब क्या है, ये क्या है इसमें, इसकी में ब्रांड डोमिनेशन है, क्योंकि मैक्सिमम सेल कौन लेके जा रहा है, वो एक ब्रांड लेके जा रहा है और उसको कोई compete नहीं कर पा रहा। तो ऐसी प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना है, ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है। या होता है ऐसे है कि एक ही ब्रांड एक ही प्रोडक्ट को मल्टीपल टाइम्स बेचता है, डिफरेंट शेप से, डिफरेंट वेरिएशन से, तो वो क्या होता है, टॉप 10 में 3-4 दफा तो वही होता है, ठीक है, रेड भी उसकी, येलो भी उसकी, ग्रीन भी उसकी, स्मॉल भी उसकी, तो वो क्या कर रहा है, मैक्सिमम सेल वो ब्रांड लेके जा रहा है, तो बाकियों को चांस नहीं मिल रहा। तो जब उनको नहीं मिल रहा तो हम एज अ फ्रेश हमें क्या मिलेगा, तो इस तरह की प्रोडक्ट को भी आपने अवॉइड करना है। उसके बाद गूगल ट्रेंड, हम इसका गूगल ट्रेंड भी चेक करते हैं, ठीक है, कि गूगल क्या बताता है इसके बारे में, ठीक है, एक तो अमेजोन तो हो ही गया, कि गूगल इसके बारे में क्या बताता है कि इसका ट्रेंड कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या बहुत लो है, या बहुत हाई है, ठीक है। तो हमने सर्च फ्रीक्वेंसी शैल बी अबव 25 इन गूगल पास्ट 3 ईयर, हमने गूगल पे जाके पास्ट 3 ईयर्स की इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करनी, कि इसकी गूगल के ऊपर इसकी लोग क्या सर्च कर रहे हैं पास्ट पास्ट 3 सालों से, ठीक है। उसके बाद सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए। सीजनैलिटी क्या होती है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो चंद माह के लिए आती है, ठीक है, चंद माह के लिए आई, सपोज जून जुलाई में आई, बिकी, अगस्त में बिकना बंद हो गई, अब कब बिकेंगी, अगले जून जुलाई में। तो इस तरह की प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना, ठीक है। स्टार्टिंग में हम इस तरह की प्रोडक्ट पे रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास हम इतने पोटेंशियल वाले नहीं है कि हम एक दो माह में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें, रैंक करें और जून तक उसको स्टेबल करके बैठ जाए ताकि जून में सेलिंग शुरू हो और 2 माह बाद सेलिंग खत्म भी हो जाए, ठीक है। सीजनल प्रोडक्ट को भी अवॉइड करना है। एक सीजनल होती है, एक ट्रेंडी भी होती है कुछ प्रोडक्ट्स। सीजनल और ट्रेंडिंग में क्या फर्क है, तो ट्रेंडिंग में मुझे फिर उसका कुछ टाइम के लिए ब्रांड आते हैं, फैशन में आती है जैसे। बिल्कुल ऐसे, कौन सी कोई एग्जांपल दें ट्रेंडी प्रोडक्ट्स। एग्जांपल सर
कोई सनग्लासेस भी हो सकते हैं या कुछ भी जो कि ट्रेंड में चल रहा हो। सपोज न्यू ईयर की प्रोडक्ट्स, न्यू ईयर की प्रोडक्ट्स, क्रिसमस की प्रोडक्ट्स, ब्लैक फ्राइडे की प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये एक एक दो दो दिन के लिए जस्ट बिकती हैं, उसके बाद इनको कोई नहीं पूछता, ठीक है। कुछ इवेंट्स होते हैं बाहर यूएस में या यूके में, कुछ इवेंट्स, वो प्रोडक्ट्स जस्ट उन इवेंट्स के लिए होती है। इनको हम ट्रेंडी, आपने सीजनल प्रोडक्ट को भी नहीं करना, ट्रेंडी प्रोडक्ट को भी नहीं करना, ठीक है। वेट, ऐसी प्रोडक्ट नहीं करनी जिसका वेट 1.5 kg से अबव होगा, ठीक है, नो मोर देन 1.5 kg। उसके बाद प्रोडक्ट की रेटिंग हमने देख लेनी है, उसकी एवरेज रेटिंग जो है, एवरेज उसकी टॉप 10 की, जो हम बातें करते हैं वो टॉप 10 के अगेंस्ट ही होनी है, ठीक है। टॉप 10 में एवरेज रेटिंग उसकी 4.2 या उससे ज्यादा होगी, ठीक है। उससे कम रेटिंग होगी तो मतलब इस प्रोडक्ट में क्या है, फ्लॉज काफी हैं, इस प्रोडक्ट में काफी मसले हैं, जो लोग इसको अच्छी रेटिंग नहीं दे रहे, ठीक है। उसके बाद आ गया लास्ट पे वैल्यू एडिशन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखा तो हुआ है इफ एप्लीकेबल। वैल्यू एडिशन का क्या मकसद होता है, या को पता है क्या होता है? आजकल एक चीज चली हुई है कि ग्रोसरी पे जाए ना, तो कोलगेट के बॉक्स के अंदर एक ब्रश होता है फ्री। ये क्या होता है? ये वैल्यू ऐड हुई है। हो सकता है कि किसी ने वो वैसे लेनी ना हो, लेकिन वो उस ब्रश के पीछे, यार चलो ब्रश भी इसमें आया, उसको ले लेते। तो हमने क्या करना है कि वो प्रोडक्ट चूज करनी है जिसके साथ हम कोई वैल्यू ऐड कर सकें। अब सपोज मैं अगर माउस बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं माउस बेच रहा हूँ, मेरे साथ कंपेटिटर अच्छे अच्छे खासे रिव्यूज वाले हैं, वो भी माउस बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं $5 में, मैं बेच रहा हूँ $4 में। अभी भी चांस ये ज्यादा है कि लोग उनकी उसकी ज्यादा, उन लोगों की ज्यादा सेलिंग होगी। क्यों? उन लोगों के पास रिव्यूज हैं, उनकी रेटिंग अच्छी है, उनको आए साल साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, ठीक है, उनकी वर्थ बनी हुई है। तो किसी को बेस्ट सेलर का टैग लगा हुआ है, किसी को अमेजोन चॉइस का टैग लगा हुआ है, तो मैं किस तरह अपनी प्रोडक्ट को बिकवाऊंगा? तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि $4 में ही अपने प्रॉफिट में से साथ हल्का सा अच्छी क्वालिटी नहीं मैं कहता, नॉर्मल क्वालिटी वाला माउस पैड देना शुरू कर दूं। जिसको माउस चाहिए, क्या उसको माउस पैड नहीं चाहिए? तो वैल्यू एडिशन भी हमने ये देखनी होती है कि जो वो बंदा वो जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो उसी की जरूरत हो, उसकी उसके साथ यूज हो वो, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि वो माउस लेने आया तो साथ कोई लिपस्टिक आपने दे देनी है। हाँ, द्राज पे ऐसा ही होता है, ठीक है, प्रोडक्ट इधर की और वो वैल्यू एडिशन उधर की हुई है, तो ये आपको कोई फायदा नहीं देगी, ना उस क्लाइंट को फायदा देगी। प्रोडक्ट हम वैल्यू हमेशा वो ऐड करें जो अपनी वो उस प्रोडक्ट के साथ वो यूज करे, उसकी जरूरत पूरी हो। अब अगर $4 में उसे ये दोनों चीजें मिल रही हैं, तो क्या ज्यादा चांसेस नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट बिकेगी? अब लोग रिव्यूज को नहीं इतना देखेंगे, साथ में जो ठीक है ना। अब जंग किसकी आ गई है? वैल्यू की आ गई है। अब रिव्यूज को लोग नहीं देखेंगे, प्राइस को नहीं देखेंगे, चाहे मैं सेम प्राइस पे दे रहा हूँ, अगर सारे 5 पे दे रहे हैं तो मैं भी 5 पे सेल करता हूँ, लेकिन मैं वैल्यू ऐड कर देता हूँ। तो अब क्या है, ना उन लोग रिव्यूज को देखेंगे, ना प्राइस को देखेंगे। लोग देखेंगे यार, 5 उधर $5 दूं तो सिर्फ माउस मिल रहा है, इधर 5 दूं तो दोनों चीजें मिल रही हैं, आखिर लेना तो है ही ना, माउस पैड भी लेना है, तो इसी से ले लेते हैं। तो जी, बिल्कुल ऐसा होता है। वो ये देखे ना, हमने नई नई प्रोडक्ट लॉन्च की, वैल्यू एडिशन करके, लो प्राइस और वैल्यू एडिशन दोनों हमने कर दी, हमारी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, बिकना शुरू हो जाएगी। एक दिन हमारी प्रोडक्ट रैंक होके उनके बराबर आ जाएगी, तो अब आप वैल्यू एडिशन खत्म कर दें, ठीक है ना। तब तक हमारे पास रिव्यूज भी आ जाएंगे, हमारी रेटिंग भी बन जाएगी। और वैल्यू एडिशन हमेशा आपने अपने प्रॉफिट में से लेनी होती है, अपने प्रॉफिट को कम कर लें कुछ अच्छा, ठीक है ना, बिल्कुल कम क्या करें, ना कमाएं। अगर हम आप ब्रेक इवन पे भी इस करने में कामयाब हो जाए ना, तो ये अच्छे सेलर की निशानी है कि ब्रेक इवन पे आपने प्रोडक्ट भी बेच दी, नुकसान भी नहीं कराया और रैंक भी करवा ली, ठीक है। हाँ जी, समटाइम हम कोई चीज देखते हैं, लाइक दोनों सेम ही होती हैं और एक ही साथ वैल्यू एडिशन होती है,
तुम्हारे माइंड में ये भी आ रहा था कि ये इसकी क्वालिटी कम होगी तो ये पाकिस्तानियों के माइंड में सिर्फ आता है। हाँ देखे ना, आपके माइंड में है, और ये होता भी ऐसे ही है। ये इस रीजन में कुछ ऐसा है, बाहर ऐसा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि उनको ये देखे ना, यही तो फायदा है अमेजोन पे आके बेचने का। वो लोग क्यों नहीं मार्केट में जा रहे? जा तो सकते हैं ना, उनको कौन सा मसला है, उनके पास गाड़ियां भी हैं, उनका फ्यूल भी इतना महंगा नहीं है, वो फिर भी नहीं जाते। एक, उनके पास टाइम नहीं है जाने का, ठीक है, घर बैठे चीज है। दूसरा, उनका ट्रस्ट है अमेजोन पे। अमेजोन पे उनको उनको उनका ये मतलब है कि कोई चीज अमेजोन में बिक रही है ना, तो यार अच्छी ही होगी, ना हो तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक क्लिक करेंगे और सेलर खुद चलता हुआ पाँव के हाथों के बल चलता हुआ आएगा कि सर ये नेगेटिव रिव्यू इतना इम्पैक्ट करता है आपकी सोच है। तो हम दूसरी प्रोडक्ट फ्री देना पसंद करते हैं बजाय नेगेटिव रिव्यू के, ठीक है। तो उसको पता है कि प्रोडक्ट अच्छी नहीं लगनी, बैड रिव्यू देना या कंप्लेन करनी है तो प्रोडक्ट नहीं मिल जानी, ठीक है। तो इन चीजों को वहां पे इतना नहीं देखा जाता। ये हमारा ओवरऑल क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग का। इसमें आपको ये बता दूं कि अभी तक ये जो टूल्स है ना, ये अमेजोन की जितनी मार्केट प्लेसेस हैं सब पे वर्क नहीं करते। ये मेन करते हैं यूएसए पे, यूके पे, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में भी अभी हो रहे हैं काम, ठीक है, या एक आध कोई और यूरोप की मार्केट होगी। बाकी ये जस्ट इनके लिए, इसलिए क्राइटेरिया भी, या कनाडा की मार्केट में शायद, ठीक है। तो ये यूएसए का क्राइटेरिया है, ये यूके का। यूके और यूएसए के क्राइटेरिया में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि वो यूएसए की मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है, यूके की मार्केट उसके अगेंस्ट छोटी है। तो अगर हम यूएसए में 400 रिव्यूज कर रहे हैं तो यूके में हम 200 रिव्यूज देखेंगे। यूके में हम 5000 पाउंड देखेंगे। उसके बाद हमारी एवरेज प्राइस 8 to 30 है। कंपीटिंग प्रोडक्ट उधर 2000 थी, इधर 1000 है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम उधर 10,000 था, इधर 5000 भी होगा तो चलेगा। Amazon ये वैसी है, ब्रांड डोमिनेशन भी, सीजनल, बाकी सारी चीजें एज इट इज है। असल में ये फर्स्ट पॉइंट पहले होता था, ये मैंने अपडेट नहीं की, इसको खत्म कर देना अब, इसकी जरूरत नहीं रही अब। ये पहले ये था कि जब हम जंगल स्काउट ओपन करते हैं ना, उसको हम रेवेन्यू से सॉर्ट करते थे कि ज्यादा वाले पहले आ जाएं, कम वाले बाद में आ जाएं, ठीक है। वो अब यहाँ पे ये लिखा हुआ कि सॉर्ट नहीं करना, बल्कि इसका होना ना होना भी जरूरी नहीं। तो ये बताएंगे इस क्राइटेरिया में कहाँ पे कोई समझ नहीं आई। देखें, अगर शुरू में आप ट्रेंडिंग किस तरह कर पाएंगे, एक दिन की सेल है वो, ये एक मैक्सिमम क्या होगा, आप एक महीना पहले बिकना शुरू हो जाएंगी ना। मतलब क्रिसमस की जो प्रोडक्ट्स हैं तो वो दिसंबर के स्टार्ट में बिकना शुरू हो जाती हैं, तो 26 दिसंबर को बंद हो जाती है। तो इतने छोटे टाइम पीरियड के लिए हम एक बिगिनिंग सेलर उसको काम करना मुश्किल हो जाता, ठीक हो गया। कुछ कह रहे थे आप? ओके जी, और किसी को क्वेश्चन हो? जब हमारा ब्रांड बिल्ड हो जाए उसके बाद हम सीजनल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। हाँ बिल्कुल, उसके बाद आप बेच सकते हैं। देखिए आपकी ऑलरेडी रेटिंग बनी हुई है, आपके पास अमेजोन का अकाउंट है, जब चाहे नई प्रोडक्ट मंगाएं बेचें, नई प्रोडक्ट मंगाएं बेचें। ये बाद में आप कर सकते हैं, सीजनलिटी भी देख सकते हैं, ट्रेंडी प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। हाँ पहले अपनी आप एज अ न्यू सेलर आपने वर्थ बनानी होती है। अच्छा ये ओके क्राइटेरिया। अब ये जब तक आप लोगों के टूल्स नहीं आएंगे, क्राइटेरिया हमें हेल्प कुछ भी नहीं दे सकता। तो इसीलिए नेक्स्ट क्लास में लाजमी टूल होने हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में इन पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। आपको सबको मिस अच्छा जी, उसके बाद कंपेटिटर एनालिसिस है। अब देखें, ये मैंने एक प्रोडक्ट सर्च की, गार्लिक प्रेस के नाम पे। अब देखें यहाँ पे अगर हम टॉप 10 को भी लें ना, अच्छा आपको एक और बात बता दूं, जैसे ही आपने अमेजोन पे सर्च करनी है तो जो फर्स्ट लेन है ना, ये वाली फर्स्ट लेन पे जो प्रोडक्ट है, ये कौन सी है, स्पॉन्सर्ड इनके साथ लिखा हुआ है, ये देखें छोटा सा। ये वो लोग हैं जो
जो कंपेन चला के ऊपर आए हुए हैं, तो इनको आप लोगों ने अवॉइड करना है। जो टूल्स हैं वो भी इनको अवॉइड करते हैं, वो भी इनका डाटा नहीं देते, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये वो ऑर्गेनिक लिस्टिंग है जो ऑर्गेनिकली अपनी सेल के बिहाफ पे पहले नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम शुरू हों, 4 ये और 2 ये, अब देखें अगर मैं ये देखता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट को एज पर क्राइटेरिया ये प्रोडक्ट मीट कर रही है, मैंने फाइनल कर ली, मैंने क्लाइंट से बात कर ली, हम इसको बेचने जा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि क्या ये 10 प्रोडक्ट की 10 के 10 डिजाइन डिफरेंट नहीं है? यहाँ पे किसी इन दोनों का इसमें से कोई मिल रहा हो आपस में, इन 4 में जी, इन 2 में तकरीबन क्या है कि 10 अगर प्रोडक्ट हैं तो 10 के 10 डिजाइन डिफरेंट है। अब मुझे बताएं कि मैं इनमें से कौन सा डिजाइन बेचूं। अब ये भी तो एक बात है, प्रोडक्ट तो सिलेक्ट हो गई है, प्रोडक्ट सिलेक्ट होने का मतलब है कि कीवर्ड सिलेक्ट हुआ है, ये वाला, ये भी देख लें। प्रोडक्ट सिलेक्ट करने का मतलब होता है कि हमने कीवर्ड सिलेक्ट करना है। अभी हमने ये कीवर्ड सिलेक्ट किया है, गार्लिक प्रेस जी, ओके है, गार्लिक प्रेस के सारे स्टैट्स ठीक है, इसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है। अब गार्लिक प्रेस इनमें से बेचना कौन सा है? अब जी नहीं, अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि इसमें से कोई ऐसा डिजाइन चूज कर लेंगे जो हमने बेचा है, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, ये हमारा कंपेटिटर है, ये मेरा कंपेटिटर। अब ये 10 के 10 मेरे कंपेटिटर नहीं है, मेरा कंपेटिटर वो होगा जिसका डिजाइन मैं सेल करने जा रहा हूं। अब वो उसके भी कुछ क्राइटेरिया होंगे, ठीक है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अभी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि मैं ये देखता हूँ कि यार ये जो है ना, ये वाला लास्ट वाला डिजाइन ये हम बेचते हैं, ठीक है, वो इसका चलें। हमने ये देखना है, जब हम इसको कहते हैं कंपेटिटर सिलेक्शन, इन 10 में से मैंने किसी एक को अपना कंपेटिटर चूज करना। उसकी वजह ये है कि मैं वो कंपेटिटर देखूंगा जिसका मुझे लगता है कि इसको मैं मीट कर पाऊंगा, इसको मैं compete कर पाऊंगा, ठीक है। वो क्यों? अब कंपेटिटर वो सिलेक्ट तो करना नहीं है जिसकी लोग प्रोडक्ट परचेज ही नहीं कर रहे, देखें ना। अब ये देखें, ये डिफरेंट डिजाइन है सारे। अब इनमें देखना है कि लोग किस डिजाइन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। एक बात, लोग ऐसे ही है ना, जिस डिजाइन को या जिस प्रोडक्ट को लोग ज्यादा परचेज कर रहे हैं मैं वही बेचूंगा। मैं ऐसी प्रोडक्ट क्यों बनवा के बैठ जाऊं जिसको लोग पसंद ही नहीं कर रहे। एक बात ये, मैं देखूंगा कि इनमें से किस प्रोडक्ट को लोग पसंद कर रहे हैं और किस प्रोडक्ट के रिव्यूज कम है। रिव्यू मैंने तो मीट करना है रिव्यूज के तौर पे, हमेशा हमने किसी भी प्रोडक्ट को compete करना है तो हमने उसको रिव्यूज उसके देखने होते हैं। अब देखें ये प्रोडक्ट है, ये देखें ये प्रोडक्ट है ना, तो इसके 109 रिव्यूज है, टॉप 10 में बैठा हुआ है, अच्छी सेलिंग कर रहा होगा ऑब्वियसली, ऊपर ये हाईली रेटेड भी आ रहा है। तो अब ये देखें, अगर ये भी एक प्रोडक्ट है जो नंबर 1 पे आ रही है, ये इससे भी ज्यादा सेल कर रही होगी, लेकिन इसके रिव्यूज देख लें। तो मुझे, अब मैं ये नहीं, मैं अगर ये कहूँ कि यार ये सबसे ज्यादा सेल हो रही तो क्यों ना इसको बेचें, तो भाई वो सेल इस वजह से हो रही है कि हो सकता है लोग इसके रिव्यूज देख के इसको ले रहे हो। तो मैं सेल में तो मैंने देख लिया, रिव्यू में इसको मैं कैसे compete करूंगा? तो मैंने ये देखना है कि जिसकी सेल भी अच्छी हो, अच्छी का मतलब ये नहीं कह लिया कि सबसे अच्छी हो, टॉप 10 में जिसकी सेल भी अच्छी है और जिसके रिव्यूज भी कम, ठीक है, उसको हम अपना कंपेटिटर चूज करेंगे। अच्छा जी, अब सपोज ये करें कि मैंने ये कंपेटिटर चूज कर लिया है। कंपेटिटर चूज जब आप करते हैं ना, तो अब हर चीज आपने अपने कंपेटिटर वाली ही करनी है। अगर कंपेटिटर ने यहाँ ब्लैक लिखा है तो ब्लैक इसका जो हैंडल है ब्लैक है तो ब्लैक ही रखना है। अगर हम अपनी को फनकारी लगा के इसको ब्लू करते हैं, हो सकता है वो ब्लू लोगों को पसंद ही ना आए। प्रोडक्ट पसंद आ रही है लेकिन ब्लू हैंडल पसंद नहीं आ रहा। अब ये तो श्योरिटी है ना कि लोगों को ये प्रोडक्ट भी पसंद है विद ब्लू विद ब्लैक हैंडल, लोगों को ये पसंद है, इसलिए लोग परचेज कर रहे हैं। तो मैंने जब ये प्रोडक्ट बेचनी है तो मैंने ये ही एग्जैक्ट डिटो बेचनी है। इसलिए मैंने कहा था कि हमने देखना है कि क्या ये डिजाइन पेटेंट तो नहीं है। अगर पेटेंट होगी तो हम तो पहली बात तो हम इसको बेच नहीं पाए। सोर्स भी कर लेंगे ना अगर अलीबाबा से जाके,
चाइना से, तो कुछ दिन बाद ये हम पकड़े जाएंगे। तो हमने ये भी देख लिया कि यार ये पेटेंट भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, एग्जैक्ट 100% इसकी सेम इस तरह की प्रोडक्ट हम भी सोर्स करें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, जब हमने प्रोडक्ट हंट कर ली, प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग के, अभी हम सोर्सिंग की तरफ नहीं गए, मार्केट नहीं गए उसको परचेज करने। ठीक है। उससे पहले हमने एक स्टेप करना होता है जिसका नाम है कंपेटिटर एनालिसिस। कंपेटिटर एनालिसिस में हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स ऑन विच कंपेटिटर आर रैंक। एक तो मैं सबसे पहला काम ये करूंगा कि मैं अपनी टूल्स की हेल्प से वो सारे कीवर्ड्स ले लूंगा जिस पे ये बंदा रैंक है। समझ रहे हैं क्यों, ऐसा क्यों करूंगा मैं? जो लोग की मदद सीख रहे हैं वो लाइक करें हमारे प्रोडक्ट। बिल्कुल, मैं ये चाहता हूं जहां जहां ये हो ना, वहां वहां मैं हूं। ठीक है। जहां जिस जिस पेज पे जिस जिस कीवर्ड के अगेंस्ट इसकी प्रोडक्ट शो हो रही है, उसी उसी कीवर्ड के अगेंस्ट मेरी प्रोडक्ट भी शो होनी चाहिए। ठीक है। तभी जाके मैं इसको compete कर पाऊंगा ना। लोग क्या करेंगे, अब देखें ये है ना, ये वाली लिस्टिंग, क्या अगर मैं अपनी प्रोडक्ट को रैंक करके यहाँ पे आ जाता हूँ तो लोगों को कंपेयर करने में आसानी होगी। ऐसा ही है, लोग देखेंगे यार $10, $10.5 की, $60 की, तो ये क्यों ना लें फिर। ठीक है। यहाँ पे क्या है जी, रिव्यूज कोई नहीं है, 5 लगा लें, लेकिन क्या है प्राइस में बहुत डिफरेंस है, तो लोग लेना पसंद करेंगे। ठीक हो गया। तो इसका मकसद यही है कंपेटिटर एनालिसिस का या कीवर्ड लेने का, कि मैं ये देखूं कि ये बंदा किन किन कीवर्ड पे रैंक हुआ है अमेजोन पे, तो वो उन उन सारे कीवर्ड्स पे मैं अपने आप को रैंक करूँ। ठीक है। एक चीज कंपेटिटर एनालिसिस में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रिव्यूज ऑफ द कंपेटिटर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 109 रिव्यूज है ना, मैं यहाँ पे जाके मैक्स नेगेटिव जितने भी हैं सारे पढ़ूंगा। होंगे, ऑब्वियसली बात है, होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। रिव्यूज रिमूव कर देता हूँ। नहीं, वो अमेजोन भी नहीं करता, ना कर सकता है, उसका स्टेटस वो चेंज कर देता है, रिव्यूज रहता है। ये देखें, यहां तक हम इसको पॉजिटिव रिव्यूज मानते हैं। ये जितने हैं, ये 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार। अब मैं क्या करूंगा, इसके जितने नेगेटिव रिव्यूज उनको पढ़ूंगा। क्यों पढ़ूंगा, कोई आ रही है को माइंड में कोई बात लॉजिक? बिल्कुल, मैं नेगेटिव रिव्यूज इसलिए पढ़ूंगा कि लोगों को कौन सी चीज इसमें ऐसी है जो पसंद नहीं आई, इसके वीक पॉइंट्स मेरे पास आए, ताकि मैं अपनी प्रोडक्ट में उनको, मेरे इसके जो वीक पॉइंट है मेरे पास स्ट्रांग होने चाहिए, तभी compete कर पाऊंगा ना। इसकी और मेरी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होगा, कुछ होगा तो लोग खरीदेंगे। ठीक है। तो अगर सपोज ये मैं कहता हूँ कि मैंने नेगेटिव रिव्यूज में ये पढ़ा है कि इसका जो हैंडल है, इसका जो हैंडल है, ये कुछ 1 माह बाद या जब भी ये लूज हो जाता है, सपोज कोई ऐसी प्रोडक्ट, तो मुझे पता है कि इस प्रोडक्ट में ये फ्लॉ आता है, तो मैं अपने जिस सप्लायर है जिसको वो स्पेशली कहूंगा कि ये चीजें इसमें नहीं होनी चाहिए, इसको आपने इंश्योर करना है। और मैं कल को क्या करूंगा, यही चीजें अपनी इंस्पेक्शन टीम से भी इंश्योर करवाऊंगा। इंस्पेक्शन का मैंने आपको बताया था ना, तो ये वो पॉइंट है जो मैं इंस्पेक्शन टीम को भी बताऊंगा कि ये आपने स्पेशली चेक करना है। तो हम इसलिए अपने कंपेटिटर के नेगेटिव रिव्यूज भी पढ़ते हैं। पॉजिटिव क्यों पढ़ते हैं? अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव तो इसलिए पढ़े कि मुझे फ्लॉज पता लग गए। पॉजिटिव हम इसलिए पढ़ते हैं कि अक्सर लोग पता क्या करते हैं, अक्सर लोग ये करते हैं कि रिव्यू 5 स्टार दे देते हैं, नीचे सजेशन लिख देते हैं कि यार ये आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, मटेरियल बहुत अच्छा है, तो क्या ये अच्छा हो कि इसका कलर ब्लू हो, क्या ये अच्छा हो कि इसके हैंडल के ऊपर ग्रिप हो, इसके हैंडल के ऊपर अगर ये देखे ना, ये मैं इसके हैंडल के ऊपर कोई रबड़ की ग्रिप चढ़वा देता हूँ, वो उसकी ग्रिप ज्यादा अच्छी हो जाएगी। हो सकता है कि मुझे पॉजिटिव रिव्यूज में से कुछ सजेशंस मिल जाए
तो वो मैं इम्प्लीमेंट कर सकूं अपनी प्रोडक्ट पे। ठीक है, इसीलिए हम नेगेटिव रिव्यूज भी पढ़ते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज भी पढ़ते हैं कंपैरेटर एनालिसिस में, और क्या करते हैं, इसके कीवर्ड भी हम लेते हैं। उसके बाद एनालिसिस ऑफ लिस्टिंग कंटेंट, फिर मैं क्या करूंगा, इसकी जो लिस्टिंग है उस पूरी का एनालिसिस करूंगा कि यार इसने जो टाइटल लिखा है किस तरह का लिखा हुआ है, इसने जो बुलेट्स पॉइंट किस तरह के लिखे हुए हैं, इसने अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसने इमेजेस जो बनवाई हुई है वो किस तरह की बनाई हुई है, पहली इमेज कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी, अप टू 7-8 इमेजेस में इसने क्या दिखाया हुआ है, क्या मैं इससे बेटर कर सकता हूँ कि नहीं, कोशिश मैं यही करूंगा इसकी इमेजेस से अच्छी मेरी इमेजेस हो। ठीक है, तो इस वजह से जब हमें यही नहीं पता कि कंपेटिटर की इमेजेस कैसी है या वो किन कीवर्ड्स पे रैंक है, तो हम कहीं और अपने आप के कुछ और कीवर्ड लगा के घूम फिर रहे होंगे। ठीक है, तो कभी भी इसको compete नहीं कर पाए। इसको compete करने का मकसद मतलब ये है, अगर वो 500 की सेल कर रहा है ना, उसके 500 में से कुछ हिस्सा अपने पास लाना, ऐसे ही है। ठीक है, उसके बायर को अपने पास लाना, तो वो तभी होगा जब हम कंपैरिजन करेंगे या उसकी वीक पॉइंट मुझे पता होंगे, या मैं उस वीक पॉइंट को अपनी प्रोडक्ट में स्ट्रॉन्ग करूंगा। लास्ट पॉइंट, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, हमेशा उसमें एक स्पेस हम रखेंगे कि यार इसकी जो प्रोडक्ट है या मैंने जो बनवानी है उसमें मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, वो भी हमें बेसिक तो हमें पता लग जाएंगे रिव्यूज में अगर कोई हुई, तो नहीं तो हम खुद से कुछ देख लेंगे। खुद से का मतलब ये है कि हो सकता है कि ये, अब यहाँ भी इसने शायद को अपनी पैकिंग दिखाई हो, नहीं दिखाई। रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट में ये है कि मैं अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि मैं इसकी पैकिंग किस तरह की होगी, तो मैं अपनी इमेजेस में स्पेशल पैकिंग दिखाऊंगा, अपनी पैकिंग को प्रिंट करवाऊंगा, अच्छी सी पैकिंग बनवाऊंगा, तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालेगी इस पे, बायर पे। ठीक है, तो इस तरह की अगर कोई इम्प्रूवमेंट बन सकती है तो वो हम बनाएंगे, ताकि कंपेयर जो भी बायर है वो इस लिस्टिंग को छोड़ के हमारे पास आए। ठीक है, ये सारा कंपेटिटर एनालिसिस का एक प्रोसेस। ओके हो गया? अच्छा, अब बताएं कोई क्वेश्चन है तो।